स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइट विद मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस को, जिसमें 7वां क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई के मान। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ये गुणनखंड लिखे हुए हैं वाई के। तो इस मेथड को बोलते हैं हम वृक्क विधि। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे ट्री मेथड और हिंदी में बोलेंगे इसे वृक्क विधि। पहले समझ लेते हैं इसे इसके एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरह से ये लिखा जाता है। मान लेते हैं आपके पास एक कोई संख्या है 36, इसको आपने गुणन करने जैसे हम सिंपल करते हैं उस हिसाब से सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, 18 बार जाएगा। उसके बाद फिर 2 से देंगे, फिर जाएगा इसमें 9 बार। उसके बाद देंगे 3 से, ये आपका चला जाएगा 3 बार। उसके बाद देंगे फिर 3 से 1 बार। यानी कि अब इसके जो 36 से जो गुणनखंड है वो आपके आगे 2, 2, 3 और 3, यानी कि आपके गुणनखंड आ गए। इनको आप लिखेंगे कैसे इस रूप में, यानी कि वृक्क विधि में आप कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप 36 को लिख दोगे ब्रैकेट में, यहाँ पे 2 तीर लगा दोगे आप और 2 बॉक्स बना दोगे। यहाँ पे आपको वो संख्या लिखनी है जिससे आपने भाग दिया है, और जो भागफल आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि हमने भाग दिया है 2 से, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और जो भागफल आया है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो भागफल आया हमारा 18 को यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे 18 में भाग दिया हमने, ठीक है, 2 से भाग दिया है, तो यहाँ पे भी ऐसे 2 पहले कॉलम बना लेंगे हम। कॉलम यानी कि 2 ये बॉक्स बना लेंगे। 2 से भाग दिया तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे। 2 से 18 में भाग देंगे तो आपका ये भागफल आ जाएगा 9, तो 9 को लिखेंगे यहाँ पे। फिर से यहाँ पे 2 बॉक्स बना लेंगे और हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे 9 में 3 बार जाएगा। फिर से यहाँ पे ऐसे ही करके बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये लिखा हुआ है। जब आपको ये संख्या लानी होगी 36, तो आपको पता है कैसे संख्या आएगी। इसका ऐसे में भाग देंगे, सॉरी गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 18 से। हम 2 का हम 18 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगी, ये संख्या मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे आपको ये 18 लेके आना है, तो आपको 2 का और 9 का गुणा करना होगा। यानी कि आपको भाजक का और भागफल का गुणा करना होता है, और आपका जो भाज्य होता है वो आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वैसे ये जैसे आप नॉर्मली भाग करते हैं, 2 से आपने भाग दिया 18 में, 9 बार गया, 2 नाम 18, भाग आपका पूरा पूरा चला गया, आपको शेष बचा ही नहीं। आपको ये संख्या लेके आनी, तो आपको क्या करना होगा, 9 से इसमें गुणा करना है, यानी कि भागफल से इस भाजक में गुणा करना है। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम। 2 से 9 में गुणा करें तो 18 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम 4 से गुणा करेंगे, मान लो x की, तो आपको y मिल जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, चलिए इसको प्राप्त करते हैं हम। पहले यहाँ से बनाएंगे, तो ये x बराबर लिखेंगे हम 3 गुणा 7, क्योंकि 3 से 7 में गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी कि ये जो डिब्बे में जो होगा वो आ जाएगा। चाहे तो आप यहीं पे भी लिख सकते हैं इसको, 3 से 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि इस डिब्बे की जगह पे x आएगा, यानी कि x के स्थान पे आएगा 21। वैसे ही आपको y चाहिए, तो आपको 4 से गुणा करना होगा x में, और x की वैल्यू हमारी आई है 21, तो आप 4 से गुणा करेंगे 21 को, आपको y मिल जाएगा। तो 4 की गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि आपका y आ जाएगा 84। क्वेश्चन नंबर 8 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का 18 और 117 का एचसीएफ दे रखा है, इतना 18m-117, और आपसे m का मान पूछ रहा है, और दूसरी बात आपसे पूछ रहा है एलसीएम, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे m का मान। तो हमें एचसीएफ दे रखा है, तो हम भी इन दोनों संख्याओं से एक एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ हम निकालेंगे उस एचसीएफ को हम इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि एचसीएफ दिया हुआ है और जो हम निकालेंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए पहले इन दोनों से हम एक एचसीएफ निकाल लेते हैं भाग विधि से। विधि आपकी कोई भी हो सकती है, पर यहाँ पे हम भाग विधि प्रयोग करेंगे। 18 को यहाँ पे लिख लेंगे, 117 को लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या को यहाँ पर, छोटी संख्या को यहाँ पर। 18 से हम भाग देंगे तो भाग जाएगा 18 5 90, 18 6 160, 18 7 126 ज़्यादा हो गया, 18 6 108, इनके आपका 6 बार भाग जा रहा है। यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, हासिल आ जाएगा ये 17, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 9, यहाँ रह गया 0, 0 में 0 हो जाएगा 0, 1 में से जाएगा 0, तो 0 को लिखो या मत लिखो, आपका ये आ गया शेष। यहाँ पे एक नया भाग बना देंगे, इस यहाँ पे 18 को उतार लेंगे, 9 से 18 में भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार आपका भाग चला गया। यहाँ पर लास्ट में जो भाग गया है अंत में वो भाग गया है 9 से, तो 9 ही आपका हो जाएगा एचसीएफ। एक एचसीएफ हमारा ये दिया हुआ है, इसके बराबर होगा, देखेंगे यहाँ पे, इसलिए एस
तो 9 और 117 हो जाएगा आपका 126। 18 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 126/18। 18 से इसमें भाग दे देंगे तो आपके भाग जाएगा 18 7 126 7 बार। तो एम का मान आ गया आपका 7। अब आपको निकालना है एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। तो एलसीएम हम गुणनखंड विधि से या भाग विधि से किसी एक से निकाल सकते हैं। हम दोनों को लिख लेंगे पहले 18, 117 इस वाली विधि से निकाल लेंगे एलसीएम दोनों को। 2 से भाग देंगे, 2 नाम 18 है, 117 में नहीं जा रहा तो इसको जैसा है वैसे लिख देंगे। फिर भाग देंगे 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से भाग देंगे, 3 नाम 93, इसमें देंगे 3 नाम 93 और 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नाम 9। अब देंगे इसमें 13 से, 1 से तो जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, 13 एकम 13। जो आपका यहाँ पे गुणनखंड जो आए, जो ये आया यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम एलसीएम। इन सब की गुणा करने के बाद एलसीएम बराबर 2 × 3 × 13, 2 3 6, 6 गुणा करेंगे 13 से, 13 6 78, 78 आपका आ गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 9, जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको जांच करके बताना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या समझना है इस चीज़ इस क्वेश्चन को। 6 की घात n है, n के स्थान पे आप कोई प्राकृतिक संख्या रख के देखेंगे, आप रख के देखेंगे, मान लो n के स्थान पे 1, तो आप 1 रख के देखेंगे तब आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। जब x के स्थान n के स्थान पे आप जब 2 रख के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 36। आप n के स्थान पे आप 3 रख के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 216। यानी कि ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। डॉट डॉट करके आप लिख दोगे और अंत में लिखोगे आप कि यह कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं 0 पे कभी समाप्त नहीं हो रहा है, हर बार जो इकाई अंक है वो 6 आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं 0 पे समाप्त होने के लिए इसमें किसकी आवश्यकता है। 0 पे समाप्त होने के लिए इसके जो गुणनखंड होंगे, जैसे 2 और 3 इसमें गुणनखंड लिखे हुए हैं, 6 को आपने ऐसे लिख दिया 2 × 3, तो इनके स्थान पे आपको होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए 2 या 5। जब तक 2 और 5 जब दोनों नहीं होंगे तब तक कभी भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। जो संख्या 0 पे समाप्त होती है उनके आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, उनमें 0 या 5, 2 और 5 दोनों ही आते हैं। जैसे 20 के आप गुणनखंड करके देख लेंगे तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि इसमें 2 और 5 दोनों हैं। 10 को भी आप देख सकते हैं, 2 पंजे 10। 30 में भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं 2 तो या 6, 6 5 30। कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसका इकाई अंक 0 है, उसमें आपको गुणनखंड के रूप में 2 और 5 दोनों के दोनों जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ये इस तरह से आपको ये करना है और लास्ट में आपको लिखना है, कहता है ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 के जो गुणनखंड हैं वो 2 और 3 है। हमें इसे 0 पर समाप्त करने के लिए गुणनखंड में 2 और 5 की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। अर्थात 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये बात आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है ये और ये दोनों जो सॉल्व करके आएगा इनको, वो संख्याएं जो बनेंगी वो आपकी भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले हम जान लेते हैं भाज्य संख्याएं होती क्या है। भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाए, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और जिन संख्याओं में स्वयं और एक के अलावा की संख्या का भाग ना जाए उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। दूसरी इसमें एक परिभाषा और भी बनती है कि जिसके गुणनखंड, जिस संख्या के गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं उसे बोलेंगे हम भाज्य संख्या, और जिसके गुणनखंड 2 तक हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या है, इसके आप गुणनखंड करेंगे तो आपके गुणनखंड बनेंगे 1 × 2, यानी कि एक आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, एक आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए। लेकिन आप जब काउंट करेंगे कितने गुणनखंड हैं तो आपको एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 1 और 2 ये आपके 2 गुणनखंड हो गए। जैसे आप लिखेंगे 3 के भी 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 × 3, तो 1 × 3 करेंगे 3 ही आ जाएगा, तो आपके 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ये संख्या कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा नहीं है। जैसे ही आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 में भी ऐसे ही होगा 1 × 5,
तो कोई भी आप आवाज संख्या ले लीजिए, उसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे। आप लेंगे 4, तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4। अब जो आप लिखते हैं, ठीक है, एक हम लिखते नहीं है क्योंकि एक से गुणा करेंगे हो जाता है, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे उसकी हमको आवश्यकता है ऐसे समझने की। तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे जब काउंट करेंगे तब। तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे, आपसे पूछूँ 4 के जो गुणनखंड है, गुणनखंड कितने हैं, आप गुणनखंड बताओगे इसमें 3, 1 2 3 इस पे गुणनखंड होंगे 4 के। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 4 जो संख्या है वो आपकी भाज्य संख्या, ना कि अभाज्य संख्या। जैसे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि एक कैसी संख्या, तो एक आपकी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि एक को तो आप कितनी बार एक एक करके लिख सकते हो। तो एक आपकी ना तो भाज्य होगी ना ही अभाज्य होगी, 2 से शुरू होती हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 2 होती है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी। सम अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आप हम सवाल पे आ जाते हैं अपने पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्यों है ये बात हमको बतानी है। तो हम जानते हैं भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं उन संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर देख लेते हैं गुणनखंड इसके 2 से ज़्यादा हैं कि नहीं है। पहला ये नंबर देख लेते हैं, 7 × 11 × 13 प्लस के 13। इस पूरे में से 13 कॉमन आ जाएगा, ये पूरा एक नंबर का आ जाएगा और ये अलग प्लस करके जो हो गया ये अलग हो गया। इसमें 2 पद हैं, एक पद ये दूसरा पद है, तो टोटल में से 13 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 7 × 11 प्लस यहाँ पे बचेगा 1। तब ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक संख्या बन जाएगी पूरी 13, एक संख्या ये हो गई, ठीक है। तो 2 खंड तो यही हो गए, एक यहाँ पे आगे छिपा हुआ है, ठीक है, इसको आप लिखते नहीं है। तो काउंटिंग करेंगे तो एक के भी साथ में काउंटिंग होगी। इस प्रकार से 3 खंड हो जाएंगे, 1 2 और एक पूरे कोष्टक को जो सॉल्व करके जो संख्या मिलेगी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 × 13, 7 × 11 करेंगे तो 77 और 1 हो जाएगा आपका ये 78। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके गुणनखंड आपके 3 है। अतः ये संख्या कैसी होगी आपकी, ये संख्या आपकी हो गई भाज्य संख्या, इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं। तो आप ये आपको यही लिखना है, क्योंकि दी गई संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। आपको ये क्यों का जवाब मिल जाएगा। वैसे ही आपको ये वाला करना है, नोट कर लीजिए आप इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मैंने पूरे क्वेश्चन को इसलिए नहीं उतारा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है इसमें। तो जो मेन चीज़ें वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो पहली बात इसमें यह है कि एक चक्कर में सोनिया द्वारा लिया गया समय आपको दे रखा है 18 मिनट, और एक चक्कर में रवि द्वारा लिया गया समय आपको दे रखा है जो कि आपका 12 मिनट है। वो आपसे कह रहा है कि सोनिया और रवि, ठीक है, सोनिया और रवि एक साथ पुनः एक स्थान पर जहाँ से इन्होंने दौड़ स्टार्ट की है वहाँ पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो कितने समय बाद आपको एक स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने दौड़ स्टार्ट की, और जो दौड़ जो स्टार्ट करेंगे वो एक ही दिशा में करेंगे, यानी कि अगर रवि इधर दौड़ेगा तो सोनिया भी इधर ही दौड़ेगी। तो पुणे आपको वो इस स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे, आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवालों को आपको कैसे समझना है कि इसमें एक आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ये दोनों कट करें। ऐसा क्यों है वो आपको समझा देता हूँ। सोनिया ने जो इसको पूरे चक्कर लगाने में जो समय लिया है वो 18 मिनट लिया है, और रवि ने जो इसमें समय लिया है वो लिया है 12 मिनट। तो जब ये दौड़ना स्टार्ट करेंगे दोनों एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे और एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इधर दौड़ेंगे दोनों को दोनों एक ही टाइम पर। तो मान लेते हैं ये दोनों दौड़ते हैं साथ में। जब साथ में दौड़ेंगे तो जैसे ही आप घड़ी में 12 मिनट होंगे तो रवि सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। रवि का एक चक्कर हो जाएगा 12 मिनट होने के बाद, दौड़ शुरू होने के 12 मिनट बाद रवि यहाँ पर आ जाएगा। सोनिया जो कि 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी, सोनिया से पीछे होगी, लगभग यहाँ पे होगी। अभी भी ये दौड़ ही रहे हैं तो रवि आगे निकल जाएगा। जब 18 मिनट होंगे तो सोनिया यहाँ पे होगी, रवि आगे निकल जाएगा, क्योंकि रवि का चक्कर 12 मिनट पूरा हो चुका है, ठीक है। तो रवि का जो दूसरा चक्कर है वो आपका 24 मिनट में होगा, समझ पा रहे होंगे आप। रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा देगा, दूसरा चक्कर उसका 24 मिनट में हो जाएगा। और जो सोनिया होगी उसका चक्कर एक चक्कर 18 मिनट में होगा और वो दूसरा चक्कर लगा रही होगी उस टाइम पर। जब रवि का दूसरा चक्कर हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएंगे, तब भी रवि दौड़ ही रहा है, तो रवि का चक्कर जो स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा तीसरा, और जो सोनिया का जो चक्कर है वो भी दूसरा चक्कर चल रहा है। जैसे ही रवि आगे पहुँचेगा तो तीसरा चक्कर लगाएगा जब, तो रवि को हो जाएंगे 36 मिनट, ठीक है। एक चक्कर में 12 मिनट, 2 चक्कर में 24 मिनट, तीसरे चक्कर में से 36 मिनट हो जाएंगे।
और रवि जो सोनिया है वो दूसरे चक्कर लगाने में उसे लगेंगे 36 मिनट, यानी कि पहला चक्कर वो 18 मिनट में लगा पाएगी, दूसरा चक्कर उसे लगाने में 36 मिनट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि और सोनिया दोनों के दोनों इसी स्थान पर होंगे 36 मिनट बाद। तो यही आपका आंसर है, जिसमें आपको HCF निकालना है, ठीक है। और आपको वो नंबर ढूंढना है जिससे कि दोनों में HCF नहीं सॉरी LCM निकालना है, जिससे कि इन दोनों में भाग चला जाए। तो वो 36 ही होगा, आप LCM निकाल लेंगे तो वो नंबर 36 ही आएगा। तो आप LCM निकाल सकते हैं, दोनों का गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। 18 गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तिया 18। 12 गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 तिया 12। अब 2 आपका एक बार ही लिखा हुआ है तो 2 को एक बार ही लिखा रहने देंगे। 3 आपका 2 बार लिखा हुआ है तो 3 की घात लिख देंगे 2। 2 आपका 2 बार लिखा हुआ है तो 2 की घात लिख देंगे 2। 3 आपका एक ही बार लिखा हुआ है तो आपको इसको एक ही बार लिख दोगे। आपको इनका निकालना है LCM, ठीक है। 36 आपका LCM से ही आएगा, तो आपको मैंने समझा दिया उस तरीके से। तो आपको जो LCM लेना है वो LCM कैसे लेते हैं, पहले जो आप देखेंगे कि दोनों में समान है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है कि नहीं, वो आप देखोगे सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 दोनों जगह है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है। जब आप LCM लेते हैं तो आप बड़ी पावर लिखोगे, और आपको जब HCF लेना होगा तो आप छोटी पावर लिखोगे। तो हम यहाँ पे LCM ले रहे हैं इसलिए हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, बड़ी पावर। अब आपको 3 देखना है, 2 से बड़ी संख्या 3 है तो 3 दोनों जगह है, तो 3 में भी आपको वही करना है, जो बड़ी पावर है वो लेनी है, और HCF में आपको छोटी पावर लेनी है। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं LCM, तो आपको बड़ी पावर लिखनी है, 3 की घात 2। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 से हो जाएगा 4, और 3 की घात 2 से हो जाएगा 9। 4 9 36, यानी कि आपको जो कुल समय लगेगा जो उसका सोनिया और रवि को जो कुल समय लगेगा एक साथ आने में वो लगेंगे 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद, ये हर 36 मिनट बाद आपको एक ही इसी पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, हर 36 मिनट बाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और समझने के लिए इस वाले सर्कल को बना लेंगे, बनाना चाहें तो। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको x और y के मान निकालने हैं, यानी कि आपको x का मान निकालना है यहाँ पे और y का मान निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको ये सवाल जो दिया हुआ है वो आपका लिखा हुआ है वृक्क विधि में, यानी कि वृक्क विधि में आपके गुणनखंड हो रहे हैं यहाँ पर। तो x में हमने भाग दिया 3 से, 195 आ गया है। आप कहेंगे हम कैसे पहचानेंगे, हमने 3 से भाग दिया कि 195 से दिया है। तो आप पहचानेंगे भाग को उस तरीके से, क्योंकि जो भागफल आता है वो उससे जो ये वृक्क विधि है, ये जो विधि है आगे बढ़ेगी। तो हमने 3 से भाग दिया, 3 बार भाग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, ठीक है। इससे संख्या आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो आपका ये है ये आपका भागफल है, ठीक है। आपका भागफल में भाग दिया जाएगा बार बार। तो ये आपका भागफल है और ये आपका भाजक है ना। 3 से हमने भाग दिया x में, और आपका आगे 135। 135 में भाग देंगे हम 3 से, तब आपका ये भागफल आया है y में हमने भाग दिया 5 से, तब आपका ये भागफल आया है 13। तो हमें यहाँ पे xy के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आप चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, चाहे तो आप y का मान निकाल सकते हैं। तो ये मान आपको मैं यहीं पे निकाल के बता देता हूँ किस तरह से निकालने हैं। तो ये जो y है, y आपका आएगा 5 और 13 का गुणा करने पे, क्योंकि इससे भाग दिया ये भागफल आया है। तो भाजक की और भागफल की गुणा कर देंगे, आपको भाज्य मिल जाएगा। 5 से आप 13 में गुणा करेंगे तो आपको मिल ये हो जाएगा 13 पंजे 65, ठीक है। तो ये आपका जो y है वो है 65। x कितना है, तो आप 3 से 195 में गुणा कर दोगे, आपको x मिल जाएगा। 3 पंजे 15, आंसू लगी 1, और 3 नम 27 और 1 28, आंसू लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो x का मान आ जाएगा आपके पास 585, और y का मान आ गया आपके पास 65। तो ये आपके आंसर्स हैं, इसे आप नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं इस तरीके से। दूसरी संख्या ये वाली, और आपसे पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर सेम 10 की तरह ही है। तो आप इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस के 11। यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 13 प्लस 1। तो 11 जैसा है वैसा ही, नहीं तो आप यहीं पे भी लिख सकते हैं। कोष्टक में आ जाएगा ये 13 7 91, 91 और 1 92, कोष्टक बंद।
ये हो गया 11 गुणा 92। आगे आप लिख दोगे 1, क्योंकि एक छपा हुआ है। इस तरीके से जो गुणनखंड हो गए वो गुणनखंड हो गए 3। 1 11 गुणा 92, तो ये संख्या आपकी भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। वैसे ही आप इसको भी कर लोगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 3। पूरे में से कॉमन आ जाएगा 3, क्योंकि ये पूरा एक नंबर होगा और ये अलग होगा, यानी कि 2 पद हो गए, एक पद ये दूसरा पद ये, दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पे बाहर आ गया है, 2 गुणा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1, कोष्टक लगा देंगे। तो एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं, एक जो कि छपा हुआ है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 गुणनखंड तो ये हो गए, एक गुणनखंड यानी एक संख्या इससे मिल जाएगी। इसे आप गुणा करोगे +1 करोगे तो इससे एक संख्या मिल जाएगी, एक संख्या ये होगी, 2 हो गई, एक ये हो गई 3। तो इसके गुणनखंड आप यहीं पे आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ से सिर्फ इतना लिखना है, क्योंकि दी गई संख्याओं के गुणनखंड, क्योंकि दी गई संख्याओं क्योंकि दी गई संख्याओं के गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, इसलिए संख्याएं भाज्य होंगी या फिर भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपसे पूछा गया है x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको ये वृत्त रूप में लिखा हुए होंगे गुणनखंड। x के गुणनखंड किए हमने, 2 से भाग दिया है, 3381 आ गया, 3381 में भाग दिया हमने 3 से, ये y आ जाएगा। y में हमने भाग दिया है 7 से, तो आपको 161 मिल गया, यानी कि 61 आ जाएगा आपका। 161 में भाग दिया आपने 7 से और आपका आ गया ये z। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं z आ गया, मतलब यहाँ पर z बराबर 1 होगा। कोई निकाल लेंगे 1 होगा क्या होगा, वो भी हम पक्का नहीं कह सकते हैं। वैसे 1 आना चाहिए अगर उसके गुणनखंड पूरे हो गए हैं तो। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, ये भागफल होता है तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि जो भागफल होगा वो आपका 1 नहीं आएगा। तो वो देख लेंगे कितना आ रहा है, क्या नहीं क्या आ रहा है। 7 से हमने भाग दिया है तो आपका जो भागफल आया है वो आया आपका z। तो वो ये कैसे मिलेगा, ये तो आपको पता ही है, 7 से इसमें गुणा करेंगे आपको ये मिल जाएगा। जो फॉर्मूला होता है हमारा उसके अनुसार करना है हमें। ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसके अनुसार करना है। ठीक है, इसमें रखते हुए करना है। तो शेषफल यहाँ पे 0 है तो वो उसके आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं आप। तो भाज्य है आपका ये 161 और भाजक है आपका 7 और जो भागफल है वो आपका है z। तो ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन बन गई 161 बराबर 7z। 7 आपका 7 z के गुणा में से यहाँ से अपॉन में आ जाएगा, ये यहाँ पर रह जाएगा z। 7 से z में इसमें 161 में भाग देंगे तो ये भाग जाएगा आपका 7 दूनी 14, बचेगा 2 7 21, यानी कि आपका आ गया यहाँ पर 23। z का मान आ जाएगा 23। अब मान निकालेंगे y का, तो y का मान भी लगभग इसी वाले फॉर्मूले से ही निकालना है हमको, इस तरह से ही निकालना है। तो शेषफल तो आपका सभी में 0 रहेगा क्योंकि भाग हमारे पूरे पूरे जा रहे हैं। 7 से भाग देंगे हम y में और आपका जो भागफल आया है वो आया है 161। तो y कैसे आएगा, भाजक की गुणा करनी है भागफल से, y आ जाएगा। तो यहीं कहीं भी गुणा कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 6 की 42, 16 की 4, 7 एकम 7 और 4 हो जाएंगे 11, यानी कि y का मान आ जाएगा
27। वैसे यहाँ पे x में आपने भाग दिया है 2 से और आपका भागफल आया इतना, आपको x चाहिए तो भागफल की आपको भाजक से आपको भागफल की गुणा करनी है, आपको x यानी कि आपको भाज्य मिल जाएगा। 2 किससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16 की 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6। x का मान आ गया आपका 6762, ये आपका x का मान होगा, y का मान होगा 1127 और आपका जो z का मान होगा वो होगा 23। नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आगे दोस्तों मैं आपको एक नई वीडियो और दूंगा जिसमें आपको बताएंगे हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अच्छे तरीके से, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं थे जिससे आपको बढ़िया समझ में आ सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा जिससे आपको एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देखें।